हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवल्दी भारती। आज हम लोग क्राइसेंथेमम कल्टीवेशन में आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्राइसेंथेमम का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और कल्टीवर्स को डिस्कस किया, और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्राइसेंथेमम की प्रोपोगेशन या कल्टीवेशन टेक्निकों कि किस तरह से क्राइसेंथेमम के पौधे तैयार करते हैं, फिर कैसे फील्ड प्रिपेयर करते हैं और फाइनली कैसे फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये हम लोगों ने लेक्चर 5 के तीनों पार्ट में इन सारी डिटेल्स को डिस्कस किया। आज लेक्चर 5 के 4th पार्ट में हम लोग क्राइसेंथेमम में प्लांटेशन के बाद, फील्ड में प्लांटेशन के बाद पौधों की किस तरह से केयर और मैनेजमेंट करते हैं, मतलब कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं या कौन कौन सी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो फॉलो करते हैं ताकि हम अच्छी क्वालिटी का गुलदाउदी उत्पादन ले सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्राइसेंथेमम की जो है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस को। अब इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम लोग 2 ग्रुप में पढ़ेंगे। एक, कुछ इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस तो जनरल होती हैं, सामान्य होती हैं, जैसे सिंचाई है या खाद पानी रेगुलर अप्लाई करना या फिर निराई गुड़ाई करना, वीडिंग वगैरह। ये तो सामान्य इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो जनरली हर क्रॉप में किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो गुलदाउदी में किया जाता है, जैसे कि पिंचिंग हो गया, डिसबडिंग हो गया, डी-सकरिंग हो गया और डी शूटिंग हो गया और स्टेकिंग हो गया। ये डिफरेंट जो है स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस है, विशेष प्रकार की कल्चरल ऑपरेशंस है जो कि हम सिर्फ गुलदाउदी में करते हैं। तो हम पहले देखते हैं जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस, फिर उसके बाद स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो चलिए पहले देखते हैं जनरल इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस में इरिगेशन, सिंचाई कैसे करते हैं प्लांटेशन के बाद या कब सिंचाई करनी चाहिए। तो देखिए क्राइसेंथेमम जो है ये एक सब श्रब है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और श्रब कैसे होते हैं, वो हार्डी नेचर के होते हैं। हार्डी मतलब सख्त होते हैं, यानी अगर किसी भी तरह की थोड़ी सी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो उसी तरह गुलदाउदी भी अगर ड्रॉट की कंडीशन है, मतलब थोड़ा सा सूखा भी अगर झेलना पड़ गया तो पौधे को किसी तरह से नुकसान नहीं होता, पौधा आसानी से कंडीशन को झेल लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी जल भराव की स्थिति को टॉलरेट नहीं कर पाता। तो क्राइसेंथेमम को ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब जैसे आपने मई जून में प्लांटेशन कर दिया तो उसके बाद जब तक कि वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, मतलब कि फ्लावरिंग स्टेज में जाने से पहले पौधे को समुचित मात्रा में सिंचाई मिलनी चाहिए, है ना। तो शुरुआत के दिनों में पौधा अच्छी तरह से स्टेब्लिश हो जाए, इसलिए हफ्ते में 2 बार सिंचाई करनी चाहिए। और जब पौधा स्टेब्लिश हो जाए तो उसके बाद आप वीकली इंटरवल यानी सप्ताह में 1 बार सिंचाई करिए। और अगर ऑलरेडी सॉइल में मॉइस्चर है, यानी बरसात का टाइम है, जुलाई अगस्त रेनी सीजन रहता है, उस दौरान नॉर्थ जो है हमारे यहाँ, तो हम जो है सिंचाई को तब तक नहीं करते जब तक कि सॉइल में मॉइस्चर का लेवल कम ना हो जाए। मिट्टी वेट नहीं होनी चाहिए, मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी मिट्टी में नमी हो पर साथ ही साथ एयर का सर्कुलेशन बना रहे। फिर उसके बाद जैसे ही पौधा फ्लावरिंग स्टेज में जाता है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, तब हमें सिंचाई का अमाउंट कम कर देना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है फ्लावरिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये देखा गया है कि फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में ड्रिप इरिगेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, इससे कि वाटर, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होती है और वाटर का वेस्टेज जो है वो कम होता है। नेक्स्ट है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, यानी दूसरा केयर मैनेजमेंट क्या है कि समय समय पर खाद और फर्टिलाइजर को अप्लाई करना। तो देखिए सबसे पहले तो आप FYM या कोई भी ऑर्गेनिक मैन्योर ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन ही अप्लाई करेंगे, जब आप जमीन तैयार कर रहे होते हैं या खेत तैयार कर रहे होते हैं उसी समय 2010 FYM अप्लाई कर दिया जाता है ना। और उसी तरह से NPK भी अप्लाई बेसल डोज के तौर पे किया जाता है, जैसे कि 50 kg नाइट्रोजन, 160 kg फॉस्फोरस और 80 kg पोटाश 1 हेक्टेयर में रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी डोज और फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी डोज हम सॉइल में फील्ड प्रिपरेशन या क्यारी बनाते समय ही हम अप्लाई कर देंगे, है ना। और बाकी की हाफ डोज हम करेंगे प्लांट जब फ्लावरिंग आने के 1 मंथ पहले। उसके बाद क्या है कि जो है हम अगर फ्लावर की ईल्ड बढ़ाना चाहते हैं, यानी पर प्लांट मोर नंबर ऑफ फ्लावर हम चाहते हैं, तो हम जो है प्लांट हार्मोन का भी स्प्रे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिब्रेलिक एसिड का। तो जिब्रेलिक एसिड का 50 ppm का सोल्यूशन बना के 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन पर अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमें पर प्लांट मोर नंबर ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन मिलेगा। सिमिलरली
माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए, अदरवाइज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं पौधों में। तो जिंक, स्पेशली जिंक सल्फेट 0.25% जो है अप्लाई करना चाहिए, और साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट 0.5%। इसी तरह से बायो फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 2 kg 1 हेक्टेयर के लिए एजोस्पाइरलम और फॉस्फोबैक्टीरिया दोनों ही। एजोस्पाइरलम ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और फॉस्फोबैक्टीरिया ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो जमीन में या सॉइल में जो बाउंड फॉर्म में फॉस्फोरस प्रेजेंट है ना, बाउंडेड फॉस्फोरस है, अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, तो उसको ये बैक्टीरिया सोल्यूबलाइज करता है और अनबाउंड फॉस्फोरस को अनबाउंड करता है, यानी अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये दोनों कल्चर हैं, बैक्टीरियल कल्चर हैं, तो ये भी सॉइल में हम अप्लाई कर सकते हैं खाद के साथ मिला करके, तो इससे भी पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद है स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हमने देख लिया इरिगेशन, मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये तो कॉमन इंटर कल्चरल प्रैक्टिसेस है। अब आती है स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसमें है पहला पिंचिंग। पिंचिंग क्राइजेंथेमम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है। पिंचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्रोइंग पोर्शन ऑफ स्टेम। पिंचिंग रिड्यूसेस प्लांट हाइट एंड प्रमोट्स एक्सिलरी ब्रांचेस, यानी पौधे की हाइट को अगर रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, या एक्सिलरी ब्रांचेस या साइड ब्रांचिंग को प्रमोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमें पर प्लांट, एक पौधे से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल का उत्पादन कर सकें, तो हम पिंचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि जो ब्रांचेस होती हैं, जो मुख्य तना होता है और फिर मुख्य तने से निकलने वाली जो भी ब्रांचेस होती हैं, उनको हम उनके टिप पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, लगभग 1.5 से 3 सेंटीमीटर टिप वाले पोर्शन को, जो सॉफ्ट शूट टिप होता है उसको रिमूव कर देते हैं, जो कि कहलाता है पिंचिंग। और ये प्रैक्टिस हम लोग मेनली स्मॉल फ्लावर का जो क्राइजेंथेमम है उसमें करते हैं, जिसमें हमें स्प्रे टाइप क्राइजेंथेमम की ग्रोथ लेनी होती है, यानी पर प्लांट मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस और हर पर ब्रांच मोर नंबर ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन लेना है। तो पहली पिंचिंग, फर्स्ट पिंचिंग इज डन, पहली पिंचिंग जो हम करते हैं वो तब करते हैं व्हेन द प्लांट रीच ए हाइट ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर। मतलब जब पौधा, जैसे आपने मई जून में पौधा प्लांट कर दिया, तो पौधा प्लांट फील्ड में लगाने के बाद 15-20 सेंटीमीटर की जब हाइट का हो जाए, तब आप मुख्य तने को ऊपर से थोड़ा सा उसकी टिप को रिमूव कर दीजिए, यानी 1.5 से 3 सेंटीमीटर वेजिटेटिव शूट को आप रिमूव कर दीजिए, जिसमें 3 से 4 पत्ती तक की ऊपर की टिप को रिमूव कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि फिर उस मेन तने से साइड ब्रांचिंग प्रोड्यूस होंगी, 2 या 3 प्रोड्यूस होंगी। फिर आप ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगता है कि अभी आप पर ब्रांच और ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, तो आप जो है जो सेकेंडरी ब्रांचेस जो प्रोड्यूस हुई हैं प्राइमरी ब्रांच पर, उसको फिर से एक बार पिंचिंग करेंगे। जब प्राइमरी ब्रांच जो है लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ग्रो कर जाए, तो फिर सेकेंड पिंचिंग कर देंगे, तो फिर इससे हर ब्रांच पर, सेकेंडरी ब्रांच पर फिर 2-2 ब्रांच प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है पर ब्रांच मोर नंबर ऑफ फ्लावर ले सकते हैं। लेकिन पिंचिंग भी हमें जो है अनरेगुलेटेड नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंचिंग करने से फ्लावर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। नंबर ऑफ फ्लावर्स तो बढ़ जाते हैं, पर फ्लावर की क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो हम 1 या 2 पिंचिंग से ज़्यादा नहीं करते हैं। तो पिंचिंग करते क्यों हैं, किस में करते हैं? स्मॉल फ्लावर क्राइजेंथेमम में करते हैं, स्पेशली स्प्रे टाइप क्राइजेंथेमम में। और किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर स्टेम इन ईच प्लांट, या कह सकते हैं कि प्रति पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग से एक और लाभ ये भी है कि हम पिंचिंग से पौधे में फ्लावरिंग टाइम को रेगुलेट कर सकते हैं। फ्लावरिंग टाइम मतलब कि सपोज दैट आपको लेट में फ्लावरिंग चाहिए, या आप चाहते हैं कि 15 दिन या 1 महीने हमारा पौधा लेट में फ्लावरिंग करे, तो आप पौधे की में कली जो मेन स्टेम है उसमें बड आने से पहले ही उसको पिंच कर दीजिए, तो फ्लावरिंग एक महीना डिले हो जाएगी, और तब आपका जो फूल का जो उत्पादन है वो आप 1 महीने बाद ले सकते हैं। एक तरीका ये भी है पिंचिंग से, एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सारा का सारा गुलदाउदी इकट्ठे तैयार ना हो, मतलब आप मार्केट में लंबे समय तक सप्लाई देना चाहते हैं, तो आप जो है रेगुलेटेड पिंचिंग करिए, यानी पौधे के आधे हिस्से को पिंच करिए, मतलब हाफ पार्ट को पिंच करिए और बाकी हाफ पार्ट को बाद में
जो है 1 महीने बाद पिंच करिए। तो इससे क्या होता है, मतलब एक ब्रांच को 15 दिन पहले पिंच कर दीजिए, फिर एक ब्रांच को 15 या 25 दिन के बाद पिंच करिए। तो इससे क्या होता है कि रेगुलर सप्लाई मार्केट के लिए बनी रहती है। अब कितने प्रकार की पिंचिंग होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है सॉफ्ट पिंचिंग, दूसरी होती है हार्ड पिंचिंग। सॉफ्ट पिंचिंग का मतलब होता है कि जब जो तना है या ब्रांचेस हैं उसकी 2 से 3 ऊपर की 2 से 3 पत्तियों को ही सिर्फ स्टेम के साथ रिमूव किया जाता है, टिप को। और हार्ड पिंचिंग में हम क्या करते हैं, एक लंबे पोर्शन को, मतलब लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे पोर्शन को हम काट करके अलग करते हैं। साथ ही साथ जो है कितनी बार पिंच करना चाहिए ये भी 2 तरह का होता है, या तो सिंगल पिंच कर सकते हैं या डबल पिंच। सिंगल पिंच हम तब करेंगे जब हम चाहते हैं कि पर ब्रांच हमें 2 फ्लावर मिले, और डबल पिंच हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं पर ब्रांच हमें 4 फ्लावर मिले। तो ये भी जो है पिंचिंग का अपना अपना तरीका है, और डबल पिंचिंग में फ्लावर की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जब हम सिंगल पिंचिंग करते हैं तो फ्लावर की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और क्वांटिटी भी हमें मिलती है। तो स्प्रे क्राइसेंथेमम में बहुत सारे स्मॉल से मीडियम साइज जो फ्लावर हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू पिंचिंग। तो जब हम स्प्रे टाइप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो हम 2 पिंचिंग करते हैं। नेक्स्ट है डिसबडिंग एंड डी शूटिंग। डिसबडिंग एंड डी शूटिंग क्या है? डिसबडिंग मतलब बड को रिमूव करना, और डी शूटिंग मतलब शूट या किसी ब्रांच को रिमूव करना। ये हम करते हैं क्राइसेंथेमम की लार्ज फ्लावर टाइप वेराइटीज में, जिसमें बड़े फूल आते हैं, जैसे डेकोरेटिव टाइप हो गए हैं, या फिर जो इनकर्व्ड रेगुलर या इनकर्व्ड इरेगुलर या स्पाइडर टाइप के जो हैं, उनमें हम जो है डिसबडिंग और डी शूटिंग करते हैं। जब हमें स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम ग्रो करना पड़ता है, हमने आप पीछे के लेक्चर्स में या पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्राइसेंथेमम स्टैंडर्ड, स्प्रे और पॉटमम्स टाइप में होता है। तो जब हमें स्टैंडर्ड टाइप का क्राइसेंथेमम ग्रो करना है तो हम डिसबडिंग और डी शूटिंग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, डिसबडिंग क्या होता है? डिसबडिंग में हम ये करते हैं कि जो एक मेन स्टेम पर या एक जो मेन स्टेम पर या एक फ्लावर हम अगर लेना होता है तब भी हम डिसबडिंग करते हैं, या पर ब्रांच हमें सिंगल ब्लूम लेना हो, सिंगल फ्लावर लेना हो तो हम डिसबडिंग करते हैं। तो कह क्या रहा है? ये कह रहा है द लार्जेस्ट टर्मिनल बड इज रिजर्व्ड एंड ऑल एक्सिलरी बड्स आर रिमूव्ड। यानी जो प्लांट है उसमें मेन तने पर अगर कोई एक मेन मुख्य तने पर अगर 2 या 3 बड आ गई हैं तो एक बड को, जो टर्मिनल बड है उसको रखते हैं, बाकी साइड बड्स को रिमूव कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि उस मेन स्टेम पर एक ही फ्लावर प्रोड्यूस होगा। या फिर हम इसी तरह सपोज दैट प्लांट में 2 ब्रांचेस हैं या 3 ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच पर एक टर्मिनल बड को रहने देंगे और एक्सिलरी बड को रिमूव कर देंगे। तो पर ब्रांच एक ब्लूम या एक इन्फ्लोरेसेंस या एक फ्लावर प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे इस तरह का जब क्राइसेंथेमम स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम हम ग्रो करते हैं तो हम डिसबडिंग करते हैं। देखिए 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है फॉर टेकिंग 3 ब्लूम पर प्लांट, पर पौधे 3 फ्लावर आपको बस लेने होते हैं, तो आप जो है लेटरल बड्स को रिमूव कर देते हैं। साथ ही साथ 3 स्टेम के अलावा जो और स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनको भी आपको रिमूव करना होगा, तो वो डी शूटिंग कहलाता है। बडिंग के मतलब बड्स के साथ साथ एक्सेस ब्रांचेस को भी रिमूव करना डी शूटिंग कहलाता है। और ये जो रिमूवल है लेटरल बड और साइड शूट को जो रिमूव करना होता है, ये अर्ली स्टेज में ही कर देना होता है। मतलब जब लेटरल बड और साइड शूट प्रोड्यूस होने लगी हो तभी, ऐसा ना हो कि लेटरल बड या कलियां जो लेटरल बड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं तब रिमूव कर रहे हैं, या साइड ब्रांचिंग मतलब 3 अगर आपको ब्रांचेस रखनी है और चौथी 5वीं भी हो गई है और वो बहुत बड़ी हो गई है तब आप रिमूव कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। अर्ली स्टेजेस में ही आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सी बड रहनी है और कौन सी बड हटानी है, या कौन सी ब्रांचेस को रखना है जिस पर हमें एक बड लेना है और कौन सी ब्रांचेस को रिमूव करना है ना। तो अगर फिर देखिए लिखा है फॉर टेकिंग 1 ब्लूम पर प्लांट, अगर आपको पर प्लांट एक पौधे पर एक ही ब्लूम लेना है तो कोई पिंचिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ हम डिसबडिंग करते हैं और मेन स्टेम को ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया डिसबडिंग और डी शूटिंग। डी शूटिंग मतलब अनडिजायर्ड ब्रांचेस को रिमूव करना और डिसबडिंग मतलब अनडिजायर्ड बड्स को रिमूव करना। फिर नेक्स्ट इंटरकल्चरल प्रैक्टिस है डी सकरिंग।
डीसकरिंग का मतलब होता है, देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि सकर्स क्या होते हैं या जो है श्रब क्या होते हैं। श्रब हमने बताया कि वो झाड़ीदार पौधे होते हैं, वुडी पेरेनियल प्लांट होते हैं जिनमें बहुत सारे तने जमीन की सतह से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए ये जो गुलदाउदी है ये सब श्रब में आता है क्योंकि इसका लोअर हाफ पार्ट वुडी होता है और अपर हाफ पार्ट जो है हर्बेशियस होता है, लेकिन पौधे की जो हैबिट है वो एकदम झाड़ीदार होती है ना। तो क्योंकि ये श्रब है इसीलिए गुलदाउदी के अंडरग्राउंड स्टेम से, गुलदाउदी का जो हिस्सा जो तना अंडरग्राउंड है, जितना जमीन के अंदर होता है, वहां पर जो नोड प्रेजेंट होती है उस नोड से साइड ब्रांचिंग प्रोड्यूस होती है और वो ब्रांचेस फिर कुछ दिनों बाद जमीन की सतह से बाहर आ जाती है, उसे हम सकर बोलते हैं। तो ये जो सकर है ये ईयर राउंड पौधे में प्रोड्यूस होता रहता है, यानी जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है पौधे में तब भी सकर प्रोडक्शन होता है, और जब पौधा फ्लावरिंग कर रहा होता है या फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है तब भी साइड सकर प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो हमारी फ्लावर की क्वालिटी पर असर ना आने पाए इसलिए हम ये जो साइड ब्रांचिंग सकर के तौर पर होती रहती है, इन साइड ब्रांचिंग को, इस साइड सकर्स को भी रेगुलरली हमें रिमूव करते रहना है। क्यों रिमूव करना है? क्योंकि ये जो सकर्स होते हैं ये भी न्यूट्रिएंट और वाटर एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जो न्यूट्रिएंट और वाटर हमारे फ्लावर तक पहुंचना है वो इन सकर्स में डाइवर्ट होने लगता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा पौधा जो मेन प्लांट है वो वीक ना होने पाए और हमारी फ्लावर की क्वालिटी रिड्यूस ना होने पाए। तो ये जो सकर्स प्रोड्यूस होते रहते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, प्लांट के बेस से ही जो सकर प्रोड्यूस होते रहते हैं उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरकल्चरल एक्टिविटी है स्टेकिंग। स्टेकिंग मतलब कि पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करना। हमने अभी बात किया कि जो गुलदाउदी है ये जो है सब श्रब है, यानी अपर हाफ पार्ट इसका हर्बेशियस होता है, लोअर हाफ पार्ट वुडी होता है। तो हर्बेशियस होने की वजह से ये सीधा अपने आप में खड़ा नहीं रह पाता है, इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो ताकि प्लांट का प्रॉपर शेप मेंटेन रहे और प्लांट पर जब इरेक्ट खड़ा होगा, हर ब्रांचेस सीधी रहेंगी, तभी इस पर अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स भी आएंगे। तो स्टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है। तो किसी भी बैम्बू की मदद से या किसी भी जो है दूसरे स्टेक्स की मदद से, कोशिश ज़्यादातर बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है और पौधे के चारों तरफ बैम्बू स्टिक्स लगा करके और उसमें उन सारी बैम्बू स्टिक्स को हॉरिजेंटली किसी वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और प्लांट्स को जो है उसी बैम्बू स्टिक्स के इंटरनल जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसमें ग्रो करते हैं। तो इससे पौधे को एक सपोर्ट मिलता है। तो ये स्टेकिंग की विधि है क्राइसेंथेमम में। अगर आप लोग पीछे के वीडियो में देखिए, जो लेक्चर सेकंड में हमने आपको दिखाया है जिसमें स्प्रे क्राइसेंथेमम है, उसकी इमेज पर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्प्रे क्राइसेंथेमम को किस तरह से स्टेकिंग की गई है, कि उसमें पॉट में चारों तरफ से पौधे के बैम्बू स्टिक्स लगा करके और हॉरिजेंटल वायर से पौधे को चारों तरफ से घेर दिया गया है जिससे कि पौधा गिरने ना पाए। तो आप वहां से इमेज देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटरकल्चरल एक्टिविटी है वीड कंट्रोल, यानी ये भी तो जनरल कल्चरल प्रैक्टिसेस है, मतलब कि किसी भी तरह से खरपतवार ना होने पाए। तो क्योंकि खरपतवार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट को ये सप्रेस कर देगा। वीड हमेशा प्लांट को सप्रेस कर देता है क्योंकि वीड बड़ी जल्दी ग्रो करता है और न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर सॉइल से लेने लगता है, तो आपका प्लांट की ग्रोथ वो जो है रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो वीडिंग और मतलब निराई गुड़ाई ये बहुत ज़रूरी है और मैनुअली हो तो ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि वो इको फ्रेंडली हो जाती है ना। अदरवाइज बहुत बड़ा एरिया है तो आप जो है केमिकल वीडिंग भी कर सकते हैं। और साल में एक बार 8 से 10 बार जो है वीडिंग आपको जो है वो करनी पड़ेगी। और वीडिंग करते ही समय साथ में गुड़ाई करने से सॉइल में पोरोसिटी मेंटेन हो जाती है, यानी मिट्टी अच्छी खासी एरेशन उसमें डेवलप हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। ये तो सारी इंटरकल्चरल एक्टिविटी थी। अब हार्वेस्टिंग की बात आती है कि गुलदाउदी को हार्वेस्ट कब करना है। तो हार्वेस्टिंग जो है जब आप प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग से लेके 3 से 4 महीने बाद पौधा डेवलप भी हो जाता है और फूल भी आ जाते हैं और फूल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी मई जून में आपने प्लांट किया है तो नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक से हार्वेस्टिंग के लिए गुलदाउदी रेडी हो जाती है। तो यानी इसकी क्रॉप की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने की लगभग रहती है, मेन क्रॉप की ड्यूरेशन, है ना। तो अगर डेकोरेटिव टाइप कल्टीवर है तो उसको कब हार्वेस्ट करना चाहिए? जब सेंटर की जो पेटल्स हैं,
पेटल्स इन द सेंटर ऑफ द टॉप मोस्ट फ्लावर। जो पौधे में अगर डेकोरेटिव टाइप है उसमें कई फ्लावर हैं, तो जो एकदम ऊपर का जो फूल है पौधे में सबसे टॉप वाला जो फ्लावर है उसके फ्लावर के सेंटर की जो पेटल्स हैं वो पूरी तरह डेवलप हो गई हो, यानी डिस्क फ्लोरेट पूरी तरह से डेवलप हो गई हो, तब हम डेकोरेटिव टाइप को तब हम हार्वेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड्स को हम कब हार्वेस्ट करेंगे, जब आउटर रे फ्लोरेट्स, जो रे फ्लोरेट्स हैं उनमें फर्दर ग्रोथ रुक गई हो, डेवलप मतलब फर्दर जो ग्रोथ होना वो मतलब फर्दर डेवलपमेंट रुक गया हो, तो समझ जाइए कि अब जो है फ्लावर की जो स्टेम है वो मैच्योर हो गई है और हार्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली पॉट मम्स तो गमलों में ही बहुत सारी कटिंग्स लगा करके और पूरे फूलदान की तरह उगाते हैं, उसको पॉट में ही पूरा उगाते हैं। तो पॉट मम्स में जब हाफ टू फुली ओपन फ्लावर, मतलब जो पॉट में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें से आधे जो है फ्लावर पूरी तरह से ओपन हो गए हों, तब हम पॉट मम्स को हम जो है उसको हम सेलिंग के लिए रेडी रखते हैं। उसी तरह स्प्रे मम्स, अगर स्प्रे टाइप का है आपका जो क्राइजेंथेमम स्प्रे टाइप में ग्रो किया है, तो जब 2/3 फूल उसमें ओपन हो जाएं और 1/3 रह जाए तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग कल्टीवर्स के या अलग अलग तरह के जो ग्रोथ हैबिट वाले क्राइजेंथेमम है उनका ये हार्वेस्टिंग टाइम है। ईल्ड की अगर बात करें तो मेन क्रॉप मतलब मुख्य क्रॉप जो है 9 से 10 टन पर हेक्टेयर फूल आपको मिलते हैं। और रेटून क्रॉप हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुलदाउदी का जैसे आपने एक बार प्लांटेशन कर दिया है तो आप दोबारा भी उसमें एक फसल और ले सकते हैं, दोबारा प्लांटिंग ना करके एक बार आप फिर से उसी मदर प्लांट को हेड बैक कर दीजिए और निराई गुड़ाई करके सिंचाई कर दीजिए और साइड सकर्स को जो है वो प्रमोट होने दीजिए, है ना। और उसमें एक बार आप ईल्ड और ले सकते हैं, लेकिन ईल्ड जस्ट हाफ हो जाएगी, यानी अगर उसी मदर प्लांट से आप दूसरे साल ईल्ड लेंगे तो 4 से 5 टन पर हेक्टेयर ईल्ड मिलेगी। तो बेहतर हो कि दोबारा से प्लांटेशन हमें करना चाहिए, है ना, वरना रेटून क्रॉप लेंगे तो 4 से 5 टन ईल्ड मिलेगी। स्प्रे क्राइजेंथेमम ऐसा देखा गया कि स्प्रे क्राइजेंथेमम जब हम फील्ड में ग्रो करते हैं तो हमें 1 लाख कट फ्लावर 1 हेक्टेयर से मिलता है। तो ये जनरली ईल्ड है क्राइजेंथेमम की अंडर ओपन कंडीशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फ्लावर फोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे क्राइजेंथेमम के। तब तक के लिए थैंक यू।